नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हिंदी प्रैक्टिस सेट। हमारे सिलेबस के माध्यम से जो हमारे टॉपिक दिए गए थे उन सभी टॉपिकों से हमने क्वेश्चन उठाए हैं और ये सब क्वेश्चन वो है जो हमारे हाल ही के एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से धीरे 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 हिंदी का लेवल अपना चेंज हुआ है। तो जितने भी हमारे सिलेबस में टॉपिक है सभी से क्वेश्चन उठाए गए हैं। शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, गजट में प्रकाशित होने वाला पत्र होता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा पत्र लेखन से, और क्वेश्चन क्या है, जो ऐसा पत्र जो हमारा गजट में प्रकाशित होता है, गजट अर्थात गुच्छ में प्रकाशित होता है। तो गजट में प्रकाशित होने वाला पत्र होता है हमारा, याद रखना, अधिसूचना पत्र। और अधिसूचना पत्र में क्या क्या जानकारी होती है जो गजट के माध्यम से आती है, तो याद रखना, सरकार के नियम, सरकार के नियम, सरकार के आदेश, सरकार के आदेश, नियम, चेतावनी, नियुक्ति, सबकी बातें किस पत्र के माध्यम से पता चलता है, तो बताना अधिसूचना पत्र के माध्यम से पता चलता है, जो गजट में प्रकाशित किया जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा परिवार की बोली नहीं है, या कौन सी बोली है हमारी जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती है, तो बताना 5 आती है। कौन कौन सी? पहली हमारी खड़ी बोली हो जाती है, दूसरी ब्रज, तीसरी बुंदेली, चौथी हमारी हो जाती है हरियाणवी, और उसके बाद 5वीं कन्नौजी। तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। तो कौन सी नहीं आती? हमारी अवधी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो अवधी कहां आती है, तो बताना ये हमारी पूर्वी हिंदी उपभाषा परिवार में आती है। अब आपको याद रखना कि पूर्वी हिंदी उपभाषा परिवार में कितनी आती है, तो बताना इसमें 3 आती है। और तीनों को किस तरह से याद रखना है? अब 6 के नाम से याद रखना है। अब 6 से जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है अवधी, वैसा हो जाएगा आपका बघेली, और 6 से हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ी। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, ठीक है। इसमें 3 आती है, जबकि पश्चिमी हिंदी में कितनी आती है? 5 आती है। जो पश्चिमी हिंदी हमारा भाषा परिवार है, ठीक है, ये सबसे बड़ा उपभाषा परिवार है। तो सबसे बड़ा उपभाषा परिवार कौन सा? बताना पश्चिमी हिंदी। इसके अंतर्गत 5 बोलियां आती है, ठीक है, जिसमें कौन कौन सी? खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। इसी तरह से आपको याद रखना है, ठीक। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, यह क्वेश्चन पूछा गया है, संथाली बोली, संथाली बोली किस भाषा परिवार की बोली है? संथाली बोली के बारे में बात की गई है। तो आपको ये याद रखना है, हमारे यहाँ कितने भाषा परिवार है भारत में? तो भारत में 4 भाषा परिवार है। चारों को दे दिया गया है। पहला भारोपीय परिवार, दूसरा द्रविड़ परिवार, तीसरा ओस्टिक, और चौथा ऑप्शन में दिया गया है चीनी तिब्बत। तो ये जो भारोपीय परिवार है, आपको याद रखना इसमें क्या क्या आता है। भारोपीय परिवार में भारत और यूरोप आते हैं। भारत और यूरोप दोनों को मिलाकर बोला जाता है भारोपीय परिवार। अर्थात भारोपीय परिवार में भारत की भाषाएं भी आती है और यूरोप वाली भी आती है। यूरोप वाली भी आती है, जैसे पूछा जाता है अंग्रेजी भाषा किस परिवार की भाषा है, तो बताना भारोपीय परिवार। उसके बाद नेक्स्ट रूस वाली, रूसी, ये भी किस भाषा परिवार की है, तो बताना भारोपीय परिवार की ही भाषा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी आ जाएगी नेपाली, ये भी इसी परिवार के अंतर्गत आती है। बाकी भारत की तो सब आनी है, जैसे हमारी उर्दू, गुजराती, मराठी, पंजाबी, ठीक है, ये सब तो आ ही जाएंगी भारोपीय परिवार में। तो भारोपीय परिवार का अर्थ क्या होता है? भारत और यूरोप, अर्थात यूरोप की भाषा भी इसमें शामिल की जाती है। और हमारे जो भाषा परिवार है भारत में 4, उसमें सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? तो यही भारोपीय भाषा परिवार है, ठीक है। कितना परसेंट है? तो ये बताना, ये 73% है।
चारों परिवार का सबसे बड़ा परिवार भारोपीय परिवार कितने परसेंट है? 73%। ठीक है, उसके बाद दूसरा परिवार होता है हमारा द्रविड़ परिवार, ये कितने बड़ा परिवार है बताना, ये 25% है। अर्थात ये दोनों परिवार मिलकर ही 98 हो जाते हैं। अब पौष्टिक परिवार ये होता है 1.7%। ठीक है, अब कितना बचा? चीनी तिब्बत, ये हमारा हो जाता है 0.7%। तो परसेंटेज के आधार पर भाषा परिवार पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। आपसे ये बता दिया भारोपीय परिवार में क्या क्या आती है, भारत और यूरोप की भाषाएं। अब द्रविड़ परिवार में क्या आती है? तो द्रविड़ परिवार में आती है हमारी साउथ की जितनी भी होती है, जैसे तमिल आती है, दूसरी इसके साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ सब कहां जाती है? तो बताना द्रविड़ परिवार में। अब बात कर लेते हैं चीनी तिब्बत में क्या आती है। तो चीनी तिब्बत में आती है हमारी नागा, उसके बाद मिजो, मणिपुरी। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाती है? हमारे चीनी तिब्बत। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है हमारा पौष्टिक परिवार से है, ये पौष्टिक परिवार में क्या क्या आती है? संथाली, जो हमारे क्वेश्चन में पूछी गई है। उसके बाद एक और आती है हो, ये याद रखना, और एक आती है मुंडा। ठीक है, मुंडा जनजाति भी है, उसी के नाम से इसका नाम रखा गया है। तो पौष्टिक परिवार में, भारोपीय परिवार में द्रविड़ और चीनी तिब्बत में कौन कौन सी हमारी भाषाएं आती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारा? संथाली बोली किस भाषा परिवार की है? तो बताना पौष्टिक परिवार की है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया? राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अर्थात किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग के गठन की बात है? अब देखो, क्वेश्चन पूछा गया गठन। अगर गठन पूछा जाए कि राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है, तो बताना गठन है तो 344 होगा। पूछा जाए कर्ता कौन है, तो बताना हमारे प्रेसिडेंट महोदय करते हैं, राष्ट्रपति। कितने वर्षों के लिए करते हैं? तो बताना 5 वर्षों के लिए करते हैं। ठीक है, गठन की बात की। अगर क्वेश्चन होता सिर्फ राजभाषा आयोग का प्रावधान, अगर क्वेश्चन होता राजभाषा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो राजभाषा आयोग का प्रावधान हमारे अनुच्छेद 343 के अंतर्गत है। तो 343 और 44 में सिर्फ गठन शब्द का अंतर है, आपको सही से क्वेश्चन करना होता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है अनुच्छेद 348 की बात की। इसमें क्या पूछा गया है, क्या आता है इसमें? तो बताना इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट की भाषा आती है। हमारे सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या है? तो बताना हमारे सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है, जबकि अंग्रेजी हमारे संविधान की भाषा नहीं है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट की भाषा है। अनुच्छेद 351 में किस चीज का प्रावधान है? तो याद रखना इसमें हमारे हिंदी के सम्मेलन होते हैं, जितने भी हमारे हिंदी सम्मेलन होते हैं सब किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो बताना अनुच्छेद 351 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद जितना भी हम हिंदी का प्रचार करते हैं सब किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 351 के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो ये याद रखना, इससे बनने वाले सभी क्वेश्चन अनुच्छेद सारे इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों अच्छे क्वेश्चन है और ये पूछे गए हैं हमारे। 5 में देखते हैं पट स्वर का चयन कीजिए। स्वर से क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछा गया पट स्वर का चयन कीजिए। तो ये जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया हमारा जीभ के आधार पर स्वर। जीभ के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। पहला अग्रस्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा पट स्वर। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अगर अग्रस्वर में क्या क्या आता है, तो आपको याद रखना कि अग्रस्वर में हमारा क्या आता है। इसमें आते हैं हमारे दोनों ई और दोनों ए और आई, और उसके बाद रे। मध्य में आता हमारा सिर्फ ए एक, बाकी बचे हुए सब क्या हो जाते हैं हमारे? सब हो जाते हैं हमारे पट स्वर। जैसे क्या क्या आएंगे हमारा? आ, ओ जो क्वेश्चन में पूछा गया है, औ, उ, औ। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि पट स्वर का चयन करना है हमें, तो पट स्वर में क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि आपको एक चीज और याद रखनी है कि जो हमारा मध्य में आता है सिर्फ ए आता है, इसे क्या कहते हैं हम?
आजाद स्वर बोलते हैं, और इसे ही हम शहीद स्वर बोलते हैं, क्योंकि ये सबके साथ आता है, सभी व्यंजनों में चिपका हुआ होता है, इस कारण इसे आजाद और शहीद बोला गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 जो हमारा था क्वेश्चन नंबर, उसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है? पार्श्विक व्यंजन होता है। सब क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये जो क्वेश्चन हमारे राजस्थान उत्तर प्रदेश में जो अभी हाल ही में क्वेश्चन हुए हैं, वहीं से क्वेश्चन उठाए गए हैं। क्वेश्चन पूछा गया पार्श्विक व्यंजन कौन से हैं? ल है, से, ल और से, इस तरह से 10 आए हुए हैं। तो पहले तो आपको याद रखना कि पार्श्विक व्यंजन होते क्या है। तो याद रखना, जिसका उच्चारण करते समय वायु का प्रभाव, अर्थात वायु को बोलते समय प्रभाव रुक जाए। जब वायु का प्रभाव रुक जाए तो वह किसकी ध्वनि होती है? तो बताना पार्श्विक व्यंजन की वहां पर ध्वनि होती है। ठीक है, और इसके अंतर्गत आते क्या है हमारा? ल और से दोनों आते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आप सिर्फ ल मत लगाना, से भी हमारा क्या है? पार्श्विक व्यंजन होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे, अर्थात जेते तुम तारे, जितने की नैया आपने पार करी है, इतने तो नभ में तारे भी नहीं है। ठीक है, तो तारे तारे 2 बार आया है, और जब किसी वाक्य में एक ही शब्द 2 बार आए और दोनों बार उसका अर्थ भिन्न हो, दोनों बार क्या हो? दोनों बार अर्थ भिन्न हो, अर्थात तारे तारे का अर्थ दोनों जगह भिन्न हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता हमारा? यमक अलंकार होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको याद रखनी है, और अलंकार से मैंने आपसे बताया है कि अलंकार जब आप कभी पढ़ोगे तो अलंकार और वर्णमाला बिल्कुल व्यवस्थित रूप से कंठस्थ होनी जरूरी है, बिल्कुल जबान पर, तो याद रखना। उसके बाद जो अब लेटेस्ट अलंकार के आधार पर आपको याद रखना कि पूछा जाता है यमक अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो बताना 3 होते हैं। आदि यमक अलंकार, मध्य यमक अलंकार और अंत यमक अलंकार। इसी के साथ श्लेष अलंकार, जिसका शाब्दिक अर्थ चिपका हुआ होता है, इसमें एक शब्द एक बार आता है लेकिन उसके अर्थ भिन्न होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? तो बताना 2। कौन कौन से? सैभंग और अभंग। रूपक अलंकार, ठीक है, जिसमें आरोप लगाया जाता है, उपमेय उपमान में आरोप सिद्ध किया जाता है, इसके कितने भेद होते हैं? 3। पहला सडक, दूसरा निडक और तीसरा पारंपरिक रूपक अलंकार। ठीक है, इनके भेद है, लेटेस्ट आधार पर याद रखना। उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें क्या है? इसमें संभावना व्यक्त की जाती है, मानो मनहु जानो जनहु जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर पूछा जाए इसके कितने भेद होते हैं, तो इसके भी 3 भेद होते हैं। पहला बताना वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार, उसके बाद हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार, और लास्ट फल उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इस तरह से भी पूछे जाते हैं। आप देखोगे भी आगे प्रैक्टिस सेट में कि ये पूछा जाएगा कि ये जो दिया गया है निडक किस अलंकार का भेद है, तो ये किसका? हमारा रूपक का। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 7 जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में गया नवजीवन तो घनश्याम हमें, नवजीवन तो घनश्याम हमें में अलंकार पूछा। 2 क्वेश्चन हो गए अलंकार से। अलंकार के बारे में एक चीज और याद रखना, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सजावट करना। वाक्य की शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द होते हैं वही हमारे अलंकार कहलाते हैं। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता अलंकार के संस्थापक किसे बोला गया है? तो आचार्य वामन को, आचार्य वामन को अलंकार का संस्थापक बोला गया है। ठीक है, जबकि अलंकार की परिभाषा देने वाले व्यक्ति कौन है? तो बताना आचार्य बियाड़ी। ठीक है, आचार्य बियाड़ी नहीं होते, आचार्य दंडी होते हैं। अलंकार की परिभाषा किसके द्वारा? आचार्य दंडी द्वारा। ठीक है, तो दोनों पॉइंट याद रखना, परिभाषा किसके द्वारा दी गई है और संस्थापक कौन है। और यहाँ क्या था? नवजीवन तो घनश्याम हमें, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्लेष अलंकार। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्या है 9? ब्राह्मचिल
का राजा किसे कहा गया है? ब्राह्मचीन से क्वेश्चन है, पूछा गया ब्राह्मचीन का राजा किसे कहा जाता है। ब्राह्मचीन के बारे में जो आपको याद रखना कि ब्राह्मचीन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो याद रखना इसका अर्थ होता है ठहराव, अर्थात क्षण भर के लिए ठहर जाना। ब्राह्मचीन किस भाषा से लिए गए हैं, तो बताना ये अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। किस भाषा से लिए गए हैं? अंग्रेजी भाषा से। ब्राह्मचीन की संख्या कितनी है, तो बताना 20। किस व्यक्ति द्वारा निर्धारित की गई थी, तो आचार्य कामताजी प्रसाद द्वारा। ब्राह्मचीनों की संख्या कितनी है, तो याद रखना ब्राह्मचीनों की संख्या होती है हमारी 20। किसके आधार पर बताई गई है, तो व्यक्ति का नाम याद रखना, आचार्य कामता प्रसाद द्वारा ब्राह्मचीनों की संख्या कितनी बताई गई है, 20 बताई गई है। और कौन सा ब्राह्मचीन है जिसे राजा कहते हैं, तो बताना ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अल्पविराम को ब्राह्मचीन का राजा कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऐसा ब्राह्मचीन है जो शब्दों के स्थान पर आ जाता है। तो शब्दों के स्थान पर कौन सा ब्राह्मचीन आता है, ऐसे भी पूछा जाता है, बताना अल्पविराम। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है 10 में? सड़क बन रही है में वाच्य बताना है। सड़क बन रही है में वाच्य क्या होगा? अब वाच्य से क्वेश्चन है, 1 सेकंड का टॉपिक होता है, समझ लेते हैं। देखो वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। क्या होता है? बोलने का विषय, अर्थात बोलते समय यदि कर्ता की प्रधानता है तो हमारा हो जाएगा कर्तृवाच्य। बोलते समय यदि कर्म की प्रधानता है तो हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। बोलते समय यदि भाव की प्रधानता है तो हमारा भाववाच्य हो जाएगा। तो वाच्य के कितने भेद होते हैं, बताना 3 भेद होते हैं। ठीक है, कृत, कर्म और भाववाच्य। और यहां क्वेश्चन क्या पूछा है, सड़क बन रही है। देखो अगर हम इस वाक्य को शुद्ध करें तो किस आधार से हमारा वाक्य शुद्ध रूप प्रदान करेगा, ऐसा लिख सकते हैं, मजदूरों द्वारा सड़क बन रही है। ठीक है, लेकिन यहां मजदूर इंपोर्टेंट नहीं थे। मजदूर इंपोर्टेंट नहीं थे, क्या इंपोर्टेंट था? यहां सड़क बनना इंपोर्टेंट था। अर्थात यहां कर्ता की प्रधानता नहीं है। कर्ता क्या कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है, कौन मजदूर है, क्या नाम है मजदूरों का, कोई मतलब नहीं है। कर्ता की प्रधानता नहीं है, यह किसकी प्रधानता? कर्म की प्रधानता है। यह मतलब किससे था? सड़क बनाने से मतलब किन मजदूरों ने बनाई है उसका कोई योगदान नहीं है। ठीक है, तो इसमें किसकी प्रधानता दिखाई गई है? यहां कर्म की प्रधानता दिखाई गई है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। ठीक है, इसमें कर्ता छुपा दिए गए हैं। इसी तरह से होता है, आपको याद रखना है कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बोलने का विषय। यदि कर्ता की प्रधानता होती तो कृतवाच्य, कर्म की तो कर्मवाच्य, भाव की तो भाववाच्य। ठीक है, अगर ऐसा होता मजदूरों से सड़क नहीं बनाई जा रही है तो अपना अलग हो जाता। इसी तरह से आपको वाच्य से क्वेश्चन आते, याद रखना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल बेसिक पूछा गया है और पूछा है रामायण में संज्ञा बताना। कौन सी संज्ञा? तो रामायण तो एक पुस्तक है, अर्थात रामायण पुस्तक का नाम है, और जब पुस्तक का नाम होता है तो क्या होता है हमारा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया, आधा कार्य पूर्ण है वाक्य में आधा में कौन सा विशेषण है? विशेषण से क्वेश्चन पूछा गया है। कितने भेद होते हैं? 4। पहला गुणवाचक, दूसरा सार्वनामिक, उसके बाद तीसरा हो जाता हमारा संख्यावाचक और चौथा परिमाणवाचक। ठीक है, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो यहां क्वेश्चन क्या पूछा गया? आधा कार्य पूर्ण हो चुका में आधा में कौन सा विशेषण होगा? ऑप्शन दे दिए गए हैं। पहला सार्वनामिक परिमाणवाचक, उसके बाद अपूर्णांक बोधक या गुणवाचक। तो आपको एक चीज याद रखनी है, जब हम पढ़ते हैं संख्यावाचक तो इसके 2 भेद होते हैं। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, संख्यावाचक के कितने भेद होते हैं? निश्चित और अनिश्चित। जब हम पढ़ते हैं निश्चित संख्यावाचक, क्या पढ़ते हैं? निश्चित संख्यावाचक,
तो निश्चित संख्यावाचक के कितने भेद होते हैं? इसके भेद होते हैं 5। कितने भेद होते हैं? 5। पहला कौन सा होता है? गणनावाचक, दूसरा क्रमवाचक, तीसरा आवर्तीवाचक, चौथा समूहवाचक और लास्ट प्रत्येकवाचक। और यहीं से यह क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है आधा शब्द, तो जब हम पढ़ते हैं निश्चित संख्यावाचक का एक भेद पढ़ते हैं गणनावाचक, इसके दो भेद होते हैं। ठीक है, क्या होता है? एक होता है पूर्ण और दूसरा होता है अपूर्ण। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर संख्या पूरी दे दी जाए, जैसे 1 2 3 4 10 15 20 100, तो वो पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर संख्या आ जाए इस तरह से, जैसे आधा, जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। उसके बाद आधा के बाद होता पौना, आधा, पौना, ढाई, सवा, तो ये पूर्ण थोड़ी है, ये तो अपूर्ण है। ठीक है, अब आपको आंसर मिल गया होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछा था। संख्यावाचक के जो भेद होते हैं निश्चित संख्यावाचक, ठीक है, उसका जो एक भेद होता है गणनावाचक, उसके पार्ट से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो याद रखना, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है हमारा गणनावाचक के एक हिस्से से पूछा गया था, जो था अपूर्णवाचक। आधा, पौना, ढाई, सवा आपको कहीं मिल जाए, आप आंख बंद करके अपूर्णांक बोधक लगा देना। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। उसके बाद देखता हूं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया गया है। उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कारक बताना है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपका छोड़ दिया जाए, बस आप व्यवस्था से करो। हिंदी ऐसे कि अपना 100% क्वेश्चन दे देती है। देखो क्या दिया गया, उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कारक बताना है। कारक के बारे में जो बिल्कुल बेसिक जानकारी है, कितने भेद होते हैं कारक के? सभी को पता है, 8 भेद होते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए समास में कारक के भेद, या आपका संज्ञा में, या पूछा जाए सर्वनाम में, तो सब में अलग अलग होते हैं। अगर पूछे समास में कारक के भेद, तो बताना 6, संज्ञा में बताना 8, सर्वनाम में बताना 7। कारक को बोलते क्या है? तो हम इसे बोलते हैं परसर्ग, और ये हमारे अविकारी होते हैं। ठीक है, अब बात से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, सीधा पूछा है उसने, अर्थात कर्ता ने कैसी चाल चली? टेढ़ी चाल चली। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्ता की बात की गई थी, कर्ता ने टेढ़ी चाल चली। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन देख लेते हैं जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14। वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय कौन सा होगा? अव्यय से क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अव्यय का भेद है वह दिन भर पढ़ता रहता है। इसमें बताना है आपको, जो दिया गया है हमारा दिन भर में कौन सा अव्यय का भेद माना गया है। पहले दिया गया है परिमाणवाची, उसके बाद निपात, उसका प्रसव लिखा है, प्रश्न मान सकते हैं, या समुच्चय बोधक। तो आपको याद रखना, वह दिन भर पढ़ता है, इसमें हमारे कौन से अव्यय का भेद होगा? निपात होगा। ठीक है, अब निपात क्या होते हैं तो याद रखने, ऐसे शब्द जो वाक्य पर बल देते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो वाक्य पर बल देते हैं क्या कहलाते हैं? निपात कहलाते हैं। ये निपात की परिभाषा है, आपको याद रखना। निपात के भेद पूछे जाए कितने होते हैं? तो 9 भेद होते हैं निपात के। ठीक है, अब देखो साधारण से समझते हैं इस क्वेश्चन को। यहां क्या लिखा है? वह दिन भर पढ़ता रहता है। सिर्फ वाक्य इतना बोलते हैं हम, वह, इसे काट देते हैं 1 मिनट के लिए, वह पढ़ता रहता है। तो एक साधारण वाक्य, वह पढ़ता रहता है, लेकिन इस पूरे वाक्य पर जोर डाला गया है। और कितना जोर डाला गया है कि पढ़ता रहता है, कितना पढ़ता है? तो हम कहेंगे वह दिन भर पढ़ता रहता है। तो इस दिन भर ने इस पूरे वाक्य पर जोर डाला है, और यही कारण है कि जो शब्दों पर जोर डालने वाले शब्द होते हैं वाक्यों पर, उसे क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, निपात से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारे सब क्वेश्चन वो हैं जो अभी लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, और ये क्या दिया गया है? एक विराम चिन्ह दे दिया और पूछा है
कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम। कौन सा विराम चिन्ह दिया गया है कोष्टक में? जब कोष्टक में जो दिया गया है, ये तो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, विस्मयबोधक। जबकि अगर होता पूर्ण विराम तो इस तरह से लगा देते, प्रश्नवाचक इस तरह से हो जाता। अल्प विराम सभी को पता है विराम चिन्ह का राजा होता है, तो ये विराम चिन्ह। विराम चिन्ह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा विराम चिन्ह जिसका प्रयोग हम अंग्रेजी भाषा में नहीं करते, तो बताना पूर्ण विराम है वो। पूर्ण विराम का प्रयोग हम अंग्रेजी भाषा में नहीं करते। और एक होता है ये योजक चिन्ह, और योजक चिन्ह का प्रयोग हम संस्कृत भाषा में नहीं करते। दोनों पॉइंट बोले हैं, दोनों याद रखने, दोनों कई बार आए हैं कि योजक विराम चिन्ह का प्रयोग संस्कृत में नहीं होता है, ठीक है, और पूर्ण विराम का प्रयोग अंग्रेजी में नहीं होता है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, और क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? कौन सा शब्द है जो हमारा तुर्की भाषा का नहीं दिया गया है? पैगंबर, बेगम, चेचक, बारूद, कौन सा शब्द है जो हमारा तुर्की भाषा का नहीं है? तो तुर्की भाषा के शब्द हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अन्य शब्दों में जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे दरोगा होता है, पूछा जाए दरोगा कौन सी भाषा का है, तो बताना दरोगा तुर्की भाषा का शब्द है। उसके बाद उर्दू हमारा कौन सी भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। मुगल, तो देखो कितने प्रसिद्ध है, जैसे मुगल, उर्दू, दरोगा, बेगम भी तुर्की है, बारूद भी तुर्की है, चेचक भी तुर्की है। तो क्या नहीं है तुर्की? बताना पैगंबर नहीं है। तो फिर पैगंबर क्या है? ये हमारा फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है? फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। आपको पता होगा कि स्वयं हमारी हिंदी जो भाषा शब्द है, ये कौन सी भाषा का है? फारसी का है। उसके बाद सरकार जो हमारी चलती है, ये भी फारसी भाषा का है। सरकार के साथ ये जुड़ा हुआ शब्द आता है सरकार, सरदार, ठीक है, चश्मा, ये शब्द हमारे कौन सी भाषा के? फारसी भाषा के शब्द है। आपको ये भी याद रखना, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो हमारा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरलिंग है? बताना है। क्वेश्चन पूछा गया है लिंग से, कौन सी भाषा का शब्द है लिंग? तो बताना ये हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है। पूछा जाए हिंदी में कितने होते हैं, तो बताना हिंदी में 2 होते हैं। कौन कौन से? पहला स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुरलिंग, ठीक है, याद रखना। उसके बाद पूछा जाए लिंग संस्कृत में कितने होते हैं, तो बताना संस्कृत में 3 होते हैं। पहला स्त्रीलिंग तो हो ही जाएगा, स्त्रीलिंग, उसके बाद पुरलिंग, एक नया जुड़ता है नपुलिंग, अर्थात तीसरा जेंडर, जिसे नपुंसक लिंग भी कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाए कि लिंग की पहचान किस शब्द से होती है, तो बताना लिंग की पहचान होती है संज्ञा शब्द से, और दूसरी पहचान होती है क्रिया शब्द से। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में हो, ठीक है, दोनों हमारे ऑप्शन में दिए गए हों कि पहचान के लिए संज्ञा भी है और क्रिया भी है, तो आपको 100% लगाना है संज्ञा, ठीक है, यही हमारा आंसर माना जाता है। तो जो दिया गया है पुरलिंग शब्द कौन सा है, तो ये हमारा संचालक होता है, पुरलिंग शब्द है। बाकी अन्य जो दिए गए हैं साध्वी, भव्या और दिव्या क्या है हमारे? सब स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, व्याकरण में काल का क्या अर्थ होता है? काल बताना, काल, व्याकरण में काल अर्थात हमारे टेंस। जो काल होता है एक बीता हुआ समय, एक जो चल रहा है और जो आने वाला है, अर्थात क्या बताता है वो? एक समय को ही तो बताता है। तो काल क्या बताता है? समय को बताते हैं। तो व्याकरण में काल क्या होता है? समय होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक बताना। कितना प्रेरणार्थक? 2। प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक और एक होता है द्वितीय प्रेरणार्थक। और यहां पूछा गया है प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम पूछा है। किसका प्रथम पूछा है? तो याद रखना जागना का प्रथम प्रेरणार्थक है।
तो जागने का प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगा जगाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। जबकि पूछा जाता द्वितीय प्रेरणार्थक तो हो जाता जगवाना। ठीक है, तो प्रेरणार्थक क्रिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। प्रेरणार्थक क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है पयोधी का समानार्थी शब्द। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और देखो अभी भी लेटेस्ट भी ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? पयोधी का समानार्थी शब्द बताना है। जिनके लास्ट में धी आ जाता है, जिन शब्दों के लास्ट में क्या आ जाता है? धी आ जाता है, वो सब क्या बन जाते हैं हमारे? बन जाते हैं समुद्र के समानार्थी शब्द। जैसे एक तो जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, देखो पयोधी, उसके बाद आता है आपका नीर निधि। नीर निधि, यहां भी धी आया है। उसके बाद बारिधि, उसके बाद उदयधि, उसके बाद जलधि। अब तो याद हो गए होंगे, कई बार बता चुका हूं, जहां कहीं भी ये शब्द मिल जाए, धी धी, सब में क्या होते हैं हमारे? समुद्र के समानार्थी होते हैं। ठीक है, जबकि अन्य शब्द भी आते हैं, जैसे लड़के का नाम आता है अर्णव, कई बार पूछा जाता है, समुद्र का हमारा पर्यायवाची है। उसके बाद पारा, पारावर समुद्र का होता है। ठीक है, और समुद्र में जल भरा होता तो क्या बोलते हैं? जलधाम। तो सब ये किसके हैं? समुद्र के समानार्थी। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा है दुष्प्रवृत्ति का विलोम। लेटेस्ट है, अभी आया हुआ है, दुष्प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा? तो दुष्प्रवृत्ति का होगा सदप्रवृत्ति, मतलब बुरी और अच्छाई की बात की गई थी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया हमारा? क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है मुहावरा अपना सामान्य अर्थ ना देकर खाली स्थान अर्थ प्रकट करता है। क्या अर्थ प्रकट करता है? पहले दिया गया विशेष, उसके बाद विपरीत, उसके बाद पर्याय, उसके बाद असामान्य। तो जो मुहावरे होते हैं कैसा अर्थ प्रकट करते हैं आपको बताना है। उससे पहले तो ये याद रखना कि ये हमारा मुहावरा कौन सी भाषा का शब्द है? बताना अरबी भाषा का शब्द है। और होते क्या है ये हमारे? तो बताना मुहावरा हमारा वाक्य का एक अंश होते हैं। वाक्य के क्या होते हैं? अंश होते हैं, जबकि लोकोक्ति हमारा पूर्ण वाक्य होता है। और मुहावरा अपना सामान्य अर्थ ना देकर कैसा अर्थ देता है? विशेष अर्थ देता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द है हमारा? जो संस्कृत वाला शब्द है, तत्सम शब्द का चयन करना है। ठीक है, कौन सा हमारा तत्सम होगा? तेल, तेल, तिल, तिल, क्या इसमें हमारा तत्सम है? ऑप्शन नंबर बी हमारा जो दिया गया है तैले लिखा है ये, जबकि इसका तद्भव क्या होगा? तेल इसका तद्भव हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, तत्सम है, जबकि तद्भव होता तो ए हो जाता। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 और 25। इसमें क्या दिया गया है? बर्तनी से है। आप ये देख सकते हो कि हर टॉपिक से क्वेश्चन उठाया था। ठीक है, आप इसी तरह से जुड़े रहो, सारे क्वेश्चन, हर दिन कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपका छोड़ दिया जाए। इसमें बताना बर्तनी कौन सा हमारा शुद्ध रूप है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा दिया गया है षष्टम और हलंत के साथ में पर, ये हमारा शुद्ध रूप है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द, ये भी तत्सम से है, बताना है कौन सा हमारा तत्सम है। तो जो हमारा तत्सम रूप दिया गया है ऑप्शन नंबर बी हमारा तत्सम होगा। जबकि गो का तद्भव पूछते तो क्या होगा? गो का तद्भव हमारा गाय हो जाता, जबकि गैया क्या हो जाता? गो का ये हमारा देशज शब्द हो जाता है। ठीक है, तो तीनों शब्द याद रखना। अगर आए गैया कैसा शब्द है तो कहना देशज, उसके बाद गो आए तो कहना तत्सम, और गाय तद्भव शब्द है। ठीक है, तो हर टॉपिक से क्वेश्चन उठाए थे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।